हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमसीक्यूज ऑन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे होने वाला है। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए थे, जहां हमने ओवरऑल 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमारी सेकेंड क्लास है, जहां हम नेक्स्ट 70 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड जो नेक्स्ट क्लास हम अपलोड करेंगे एमसीक्यूज़ की, उसमें भी 70 एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। ये ओवरऑल 240 एमसीक्यूज़ होंगे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं, जो कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें स्टूडेंट्स का डाउट होता है। अगर वो टॉपिक्स आपने नहीं कवर किए तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड हमने एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की हुई है रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सो दैट वो प्लेलिस्ट रन करके आप सारे टॉपिक्स ईजिली कवर कर पाओ। इन एमसीक्यूज़ की जो कॉपी है दैट इज़ पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। चलो फिर हम लोग अपना जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से एंड नेक्स्ट सेशन अपलोड करने के बाद जो ओवरऑल 240 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक हमने कोई पीडीएफ अपलोड नहीं की है, जब पूरी कवरेज हो जाएगी तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो कहीं आपको कुछ भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल बायर डिमांड falls in response to the growth of purchases by other buyers, such an effect is called। इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर दूसरे परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो आप उसको परचेज नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट इतना कॉमन है, हर किसी के पास है, तो हम क्यों परचेज करें। और इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं? स्नॉब इफेक्ट। हमने जनरली देखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट में स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, स्नॉब इफेक्ट। अब बैंड वैगन इफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब सिंपली क्या होता है? देखा देखी कि क्योंकि दूसरे के पास, किसी रिलेटिव के पास, किसी फ्रेंड के पास हमने देखा कि वो प्रोडक्ट है, तो हम भी उसको परचेज करना पसंद करते हैं। स्नॉब इफेक्ट मतलब होता है कि क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरे के पास अवेलेबल है, इसलिए हम परचेज नहीं करते, क्योंकि वो कॉमन प्रोडक्ट है। एंड वेबलन इफेक्ट तो अलग ही है। वेबलन इफेक्ट मतलब सिंपली क्या होता है कि ये रिच सेक्शन के लिए है, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, कारपेट हो गया, जो महंगे कारपेट आते हैं, तो ये वो इसलिए परचेज करते हैं सो दैट वो अपने स्टेटस को शो कर पाए। तो ये जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा वो उतना ज़्यादा उसको परचेज करते हैं। क्लियर? जो क्वेश्चन पूछा है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा बी, स्नॉब इफेक्ट। नेक्स्ट, सम बायर्स डिमांड मोर ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एट अ हायर प्राइस, सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। यही अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ वेबलन इफेक्ट। अब देखो, वेबलन इफेक्ट मतलब सिंपली पहले तो ये समझ लो कि वेबलन इफेक्ट सिर्फ किस सेक्शन के लिए अप्लाई होता है? रिच सेक्शन के लिए। लोअर सेक्शन एंड मिडल सेक्शन की यहाँ बात ही नहीं होती, क्योंकि जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो कभी भी डायमंड या कॉस्टली कारपेट परचेज करने की बात नहीं करते। तो वेबलन इफेक्ट में सिंपली ये होता है कि जितना ज़्यादा प्राइस हायर होगा उतनी ज़्यादा डिमांड भी हायर होगी, क्योंकि यहाँ डिमांड किसकी है? कॉस्टलियर प्रोडक्ट की। तो अगर वेबलन इफेक्ट की बात करें ना, तो इसका डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, दैट इज अपवर्ड। इसलिए बनता है क्योंकि सिंपली जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगा। क्लियर? बट देखो, गिवन ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन दिया है स्टीपर, फ्लैटर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ हम एक पॉइंट बता दें कि स्टीपर और फ्लैटर का मतलब क्या होता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो पता है। वर्टिकल मतलब सिंपली पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहाँ हमारा ईडी क्या होता है? 0। एंड हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ ईडी इज इक्वल टू होता है इन्फिनाइट। ईडी इज इक्वल टू 0 मतलब प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड हमारी कांस्टेंट रहेगी। बट अगर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। बट स्टीपर और फ्लैटर का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लैटर डिमांड कर्व मतलब सिंपली ये होता है कि अगर हमारे प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा, स्लाइट चेंज भी अगर आप अपने प्राइस में कर रहे हो, तो उस केस में आपकी डिमांड ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्लियर?
अगर इसमें हम बहुत थोड़ा सा दैट इज़ अ स्लाइट चेंज भी कर रहे हैं तो हमारे डिमांड में जो चेंज आएगा वो लार्जर आएगा। बट अगर स्टीपर की बात करें तो स्टीपर मतलब जब आप प्राइस में चेंज करते हो बहुत ज़्यादा, दैट इज़ लार्जर चेंज हो रहा है प्राइस में, तब जा कर के आपकी डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा, दैट इज़ अ स्मॉलर चेंज दिखेगा। क्लियर? तो इन दोनों का मतलब समझ लो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी इफेक्ट की, दैट इज़ वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट, तो उस केस में जब मार्केट डिमांड कर्व की बात आएगी ना तो हम इसी टर्म में बताएंगे स्टीपर और फ्लैटर। तो फ्लैटर मतलब सिंपली कि जब प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होती है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, और स्टीपर मतलब कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होगी तो डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो सबसे पहले अगर मार्केट डिमांड कर्व की बात करें वेबलन इफेक्ट में, तो ये होगा अपवर्ड स्लोपिंग, जैसा अभी हमने ड्रॉ करके बताया भी। और दूसरा ये होगा स्टीपर। स्टीपर क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाए, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाए, तो भी हमें पता है कि डिमांड में बहुत थोड़ा ही सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसको परचेज करने वाला सिर्फ हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास या अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो वो वैसे भी उन प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते जो कॉस्टलियर मिलते। क्लियर? तो अगर इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होगा तब जा करके डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए स्टीपर, और हम कह सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट इज, बैंडवैगन इफेक्ट मतलब सिंपली क्या होता है कि क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरे के पास है इसलिए आप भी उसको परचेज कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले इसके डिमांड कर्व की बात करें तो इस तरीके से कुछ उसका डिमांड कर्व बनता है। लेट से ये हमारी प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस है 20 और डिमांड भी है 20। लेट से प्राइस डिक्रीज हो रही है और प्राइस हो गई 10, तो जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई अप टू 30। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा। ये इस तरीके से हमारा कुछ डिमांड कब बनेगा। अब ये देखो, ये जो चेंज आया ये किसकी वजह से है? प्राइस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ इसीलिए डिमांड इंक्रीज हुई। बट बैंड वैगन इफेक्ट ये नहीं कहता। बैंड वैगन इफेक्ट ये कहता है कि क्योंकि दूसरों ने परचेज किया इसलिए हम भी परचेज करेंगे। तो अब अगर प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी ना तो यहाँ डिमांड इंक्रीज तो होगी बट ज़्यादा अमाउंट से। लेट से ये डिमांड है 60, तो यहाँ हम ये चीज़ मेंशन कर दें कि ये जो चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू बैंड वैगन इफेक्ट। क्योंकि अगर प्राइस इफेक्ट होता मतलब प्राइस के फॉल होने से अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड 20 से 30 ही होगी। बट बैंड वैगन इफेक्ट मतलब जैसे ही प्राइस घटा लोगों ने उसकी परचेज बढ़ा दी। अब क्योंकि लोगों के पास आपने देखा तो वो प्रोडक्ट क्योंकि दूसरों के पास है इसलिए आपको भी परचेज करना है, तो सिंपली 20 से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होकर के कहाँ तक चली जाएगी? अप टू 60। तो बैंड वैगन इफेक्ट का जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर? तो ये डिमांड कर्व है 30 पे और ये डिमांड कर्व है 60 पे। अब अगर इसी से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएं तो बहुत ही सिंपली इस तरीके से बनेगा, है ना? ये मार्केट डिमांड कर्व किसका है? बैंड वैगन इफेक्ट का, क्योंकि पहले इतनी प्राइस थी और बाद में ड्यू टू बैंड वैगन वो कहाँ तक चला गया? अप टू 60 तक। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है किसका? बैंड वैगन इफेक्ट का। होपफुली सबको समझ में आया होगा। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है लेस इलास्टिक, स्टीपर, फ्लैटर, हॉरिजॉन्टल। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी फ्लैटर। क्योंकि फ्लैटर मतलब सिंपली क्या कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा, स्लाइट चेंज भी अगर हम प्राइस में करें कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी, मतलब हमारे डिमांड में जो चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। प्राइस में अगर 1% से चेंज होगा तो डिमांड में कम से कम 10% से चेंज होगा। क्लियर? और देखो हमने यहाँ पे डिमांड को बना करके भी दिखाया कि ये फ्लैटर बन रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी फ्लैटर। नेक्स्ट, अ हायर आईसी डिनोट्स, आईसी मतलब सिंपली इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी पॉइंट को चूज करे कंज्यूमर, हर एक पॉइंट पे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट आईसी कर्व में हम लोग ने यही पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हायर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्नॉब इफेक्ट की। द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ स्नॉब इफेक्ट इज, अब स्नॉब इफेक्ट मतलब सिंपली क्योंकि आपने देखा कि दूसरे उसको परचेज करें इसलिए आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर देते हो। क्यों? क्योंकि अगेन हमने पहले ही बताया है, क्योंकि हमने पहले बताया कि उस केस में आप ये मानते हो कि वो प्रोडक्ट कॉमन है, हर किसी के पास अवेलेबल है, तो हम तो परचेज नहीं करेंगे। अब इसका भी आप एक बार डिमांड कर्व देख लो। ये लेट से हमारा पहला डिमांड कर्व है, ये प्रोडक्ट की प्राइस है और ये डिमांड है।
लेट्स से ये हमारी प्राइस है 120 और हमारी डिमांड है 100 यूनिट्स की। जैसे हमारी प्राइस डिक्रीज़ हुई 90 पे आई, तो नो डाउट प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा चेंज है एंड लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। क्लियर? तो ये जो चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। बट क्योंकि हम यहाँ बात करें स्नॉब इफेक्ट की, अब स्नॉब इफेक्ट सिंपली ये कहता है कि क्योंकि देखो जो लोग हैं, जो कस्टमर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज करें और क्योंकि हम देख रहे हैं सबके पास ये प्रोडक्ट है तो हम इस प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है वो कम कर देंगे। तो लेट से हम इस प्राइस पे कितना परचेज करेंगे? सिर्फ इतना, दैट इज़ 110 ही हम परचेज करेंगे। और ये परचेज किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट। तब देखो जो सबसे पहला डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से डिमांड कर्व बनेगा और दूसरा डिमांड कर्व बन रहा है ये। क्लियर? ये एक पॉइंट था जो ड्यू टू प्राइस इफेक्ट था और ये एक पॉइंट है ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट। तो अब इस स्नॉब इफेक्ट का अगर हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बनाएं तो नो डाउट हमारा कंपैरिजन किससे होगा? इससे नहीं होगा, इस पॉइंट से होगा और इस पॉइंट से होगा। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है जिसको हम रेड कलर से ड्रॉ करें। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बना ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि स्नॉब इफेक्ट में सिंपली आप क्या करो? कंजम्पशन कम कर दे रहे हो। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो चेंज हो रहा है 100 टू 130 ये ड्यू टू प्राइस इफेक्ट है और ये जो चेंज हो रहा है देखो यहाँ 130 होता है ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, बट ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट कितना है? ओनली 110। तो ये किस वजह से है? ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट। अब देखो इसका जो मार्केट डिमांड कर्व है वो दिखा हमें कि स्टीपर था एंड लेस इलास्टिक है। क्यों स्टीपर है? क्योंकि सिंपली इसमें कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है कि जब आप प्राइस में लार्जर चेंज करोगे तो आपका डिमांड चेंज होगा, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में ही चेंज आएगी आपके डिमांड में। और यही चीज़ अभी हमने ड्रॉ करके भी दिखाया, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉमन हो चुका है तो आपका माइंडसेट होता है कि वो आप परचेज नहीं करोगे। तो स्टीपर भी है एज वेल एज लेस इलास्टिक भी है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। होपफुली आप लोगों को ये सारे मार्केट डिमांड कर्व समझ में आए होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं और जनरली हमने देखा है ना कि क्योंकि आपको स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड वेबलिन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, इसलिए आप लोग उसका मार्केट डिमांड कर्व भी नहीं समझ पाते हो। नेक्स्ट, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व शोज। अब अगर एंजल कर्व की बात करें तो सिंपली यहाँ पे हम लोग किसका रिलेशन देखते हैं? यहाँ हम लोग सिंपली रिलेशन देखते हैं इनकम का विद डिमांड। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होगी एंड जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? तो सिंपली अगर हम नॉर्मल गुड्स के लिए कर्व बनाते हैं, ये हमारा इनकम शो कर रहा है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस क्या शो करेगा? डिमांड। तो फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है फॉर नॉर्मल गुड्स वो भी इंक्रीज होगी। एंड अगर हम इनकम का प्रेजेंटेशन करें जब हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स के लिए हमेशा याद रखना कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी इन्फीरियर गुड्स की जो आपकी डिमांड है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि मान लेते हैं पहले इतनी इनकम थी तो डिमांड इतनी थी। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी ना आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर दोगे, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स मतलब होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और सिंपली अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन में देखो लिखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इन्फीरियर गुड्स के साथ होगा, अगर अपवर्ड स्लोपिंग पूछा होता तो करेक्ट आंसर नॉर्मल गुड्स होता। नेक्स्ट, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर ब्रेड वुड बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम। आप देखो सबसे पहले तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जब अब हमें बता रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, अगर मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व होता अपवर्ड और डाउनवर्ड, तब तो चेंज किसकी वजह से होता? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते। बट जब भी हम बात करते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, मतलब जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट का और बाकी जो फैक्टर्स है उसमें चेंज आ रहा होगा। तो सिंपली कह रहा है कि जो डिमांड कर्व है ब्रेड के लिए वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइटवर्ड, और राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब सिंपली क्या होता है कि सेम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रेकफास्ट ईटर, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो नो डाउट ये जो आपका शिफ्ट है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है, ब्रेड की डिमांड है, वो डिक्रीज होती। अ चेंज इन टेस्ट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ ब्रेड, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और जब राइटवर्ड शिफ्ट की बात हो रही है तब तो प्राइस की बात हो ही नहीं सकती, प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट। एंड लास्ट, गिवन अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। आप देखो अगर ब्रेड की बात करें और कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो ये दोनों ही ब्रेकफास्ट का आइटम है,
एंड अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स की, अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो नो डाउट जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो भी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रेड की तरफ। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स क्या है, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो ब्रेड का जो शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स। अगर डिमांड कर्व की बात करें तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में हमेशा नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन होता है। और एक्सेप्शनल की बात किया तो नो डाउट ये किस तरीके से बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? और अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट, what will be the impact on the demand curve of cars when the price of petrol rises? अब अगर कार्स की और पेट्रोल की बात करें तो सिंपली ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और हमने डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक पे भी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये साथ में चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑप्शन देखो, लिखा है देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट, देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। नो डाउट डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट तो नहीं पॉसिबल है। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सिंपली यहाँ जो कार की डिमांड कर्व की बात किया है तो यहाँ कार की प्राइस में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ चेंज किसकी प्राइस में हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस में। एंड सिंपली पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है फॉर कार। तो चाहे तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट और शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। अब क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो नो डाउट कार की डिमांड डिक्रीज होगी, तो जो इसका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। करेक्ट आंसर होगा बी, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, what will be the impact on the demand curve of desktop computers when the price of laptops increases? अगर लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज होगी, अब यहाँ देखो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की बात करें तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो नो डाउट दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन यहाँ कह रहा है कि लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट डेस्कटॉप की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डेस्कटॉप का जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट वर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ शुगर विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस? अब क्योंकि शुगर में जो चेंज हो रहा है वो उसी की प्राइस की वजह से हो रहा है तो नो डाउट मूवमेंट कैसे होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब यहाँ कह रहा है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, लेट से पहले इतनी प्राइस है और इतना शुगर का डिमांड था, अब प्राइस इंक्रीज होने से नो डाउट डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, और देखो डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना। पहले तो ये डिमांड कर्व थी, अब ये ऊपर बढ़ गया, तो ये अपवर्ड मूवमेंट है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, सिंपली जब सेम प्रोडक्ट की डिमांड और सेम प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हो। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर ट्राउजर्स विल लीड टू ड्यू टू चेंज इन द प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ जीन्स। अब जीन्स और ट्राउजर्स की बात करें तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और जीन्स की अगर डिमांड मार्केट में इंक्रीज हुई तो नो डाउट जो ट्राउजर्स के कस्टमर हैं वो भी किधर शिफ्ट हो जाएंगे, जीन्स की तरफ। क्योंकि सिंपली हम यहाँ पे मान रहे हैं ना कि जीन्स के फेवर में लोग हैं क्योंकि उसकी प्राइस डिक्रीज हुई होगी मार्केट में, तो जो ट्राउजर की डिमांड है वो खुद ब खुद क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। अब यहाँ देखो ऑप्शन दिया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तब होता है जब हम मूवमेंट करते हैं अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। और अगेन हम बता रहे हैं मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व तब होता है जब हम ट्राउजर्स की डिमांड की बात कर रहे होते, साथ ही साथ ट्राउजर्स की ही प्राइस की बात कर रहे होते। यहाँ ट्राउजर्स की डिमांड की बात किया और प्राइस किसकी है, जीन्स की। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, डिक्रीज इन डिमांड इन ट्राउजर्स। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व ऑफ बाजरा विल डैश व्हेन अ पुअर पर्सन्स इनकम राइजेस। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, बाजरा जो कि इंफीरियर गुड्स है इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम बाजरा की डिमांड की बात कर रहे हैं बट इनकम के साथ उसका इफेक्ट देख रहे हैं, दैट इज इनकम मतलब अदर फैक्टर हो गया, बाजरे की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली इस प्राइस पे पहले लेट से हम इतना परचेज करते बट अब इसी प्राइस पे कम परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। तो यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन डिमांड कर्व। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग।
अब इसमें देखो डिमांड डिस्टिंक्शन पे बात किया और डिमांड डिस्टिंक्शन पे भी हमने एक क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है क्योंकि इस टॉपिक पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो पहले वो क्लास कवर कर लेना, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। पहला देखो लिखा है जॉइंट डिमांड। जॉइंट मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, जो कि कार एंड पेट्रोल है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सब्स्टिट्यूट गुड्स इसमें कौन सा है, टी एंड कॉफ़ी। तो फर्स्ट का हो गया 4 और सेकंड का हो गया फर्स्ट। अब जॉइंट सप्लाई की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा शुगर एंड मोलासेस, क्योंकि शुगर एंड मोलासेस जब हम शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम मोलासेस खुद ब खुद एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। एंड कॉम्पिटिटिव सप्लाई का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल टी एंड सोसाइटी टी। तो सी का सिंपली हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा थर्ड, और ये ऑप्शन आपके पास दिया है बी में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ़ मोर इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस, ये आगे का स्टेटमेंट नहीं है इसका पार्ट, सिंपली कह रहा है कि अगर सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करें तो लेट से पहले ये प्राइस थी, इस पे इतनी डिमांड थी, अब प्राइस तो सेम है और डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइटवर्ड, और हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि सिंपली हमने पहले भी पता है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड चेंज हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, और अगर प्राइस के कांस्टेंट रहने पे डिमांड डिक्रीज होता तो डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व मीन्स, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट देख लो कि डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट कब होता है। जैसे लेट से ये हमारा प्राइस है और ये डिमांड है, प्राइस के डिक्रीज होने पे नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी। अब देखो पहले जो डिमांड कर्व बन रहा था वो ये डिमांड कर्व था, बट प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड के इंक्रीज होते ये जो डिमांड कर्व है ये कैसे मूव हो रहा है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। सिंपली डिमांड कर्व की बात करें तो हम सबको पता है कि प्राइस एंड डिमांड में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, एंड इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसीलिए हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि अगर लिखा है क्वेश्चन में डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी, और यही अगर अपवर्ड मूवमेंट होता तब डिमांड डिक्रीज होता है। ये भी हम बना करके दिखा देते हैं। लेट से ये प्राइस है, ये डिमांड है, और अब प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो नो डाउट पहले देखो ये डिमांड कर्व था, अब ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रहा है। और अपवर्ड मूवमेंट तब होता है जब प्राइस इंक्रीज होता है और डिमांड डिक्रीज होती है। क्लियर? आप क्वेश्चन में हमसे डाउनवर्ड मूवमेंट पूछा है तो नो डाउट जो हमारा डिमांड है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, एंड प्राइस डिक्रीज हो रही होगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन देख लेते हैं, मोर इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व नहीं होता बल्कि शिफ्ट होता आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। एंड लास्ट बोला है लेस इन डिमांडेड, लेस इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि डाउनवर्ड मूवमेंट तब होता है जब डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटेगी। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शोज, नो डाउट अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करेंगे, जैसे मान लो ये प्राइस है, पहले इतनी डिमांड थी तो ये डिमांड कर्व बना, अगर डिमांड इंक्रीज हुई सेम प्राइस पे तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइटवर्ड, एंड अगर सेम प्राइस पे कम हो गई डिमांड तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट पूछा है, इसका मतलब सेम प्राइस पे कम डिमांड हो रही होगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी, लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। नेक्स्ट, if the quantity demanded of tea rises by 5% when the price of coffee increases by 20%, the cross elasticity of demand between tea and coffee। अब हमेशा हम लोग ऊपर क्या रखते हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी दी है, टी की, एंड डिवाइडेड बाय होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस यहाँ किसकी हो जाएगी, कॉफ़ी की। तो सिंपली हो जाएगा 5% डिवाइडेड बाय 20%, और हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा 0.25, दैट इज बी। अब यहाँ देखो माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ टी और कॉफ़ी की बात किया, और टी और कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, और जब भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उनके बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट, व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ गुड राइजेस देयर इज, अब देखो अगेन क्या कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, करेक्ट आंसर होगा सी, एंड अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिमांड इक्वेशन इज दिस। अब इक्वेशन देखो क्या दिया है कि जो क्वांटिटी है वो किसकी इक्वल है, 180
-6 प्राइस। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट प्राइस नो वन वुड बी विलिंग टू बाय द कमोडिटी, कि कोई भी कमोडिटी नहीं परचेज करेगा, तो सिंपली जब ये 0 आए तब कोई भी हमारी कमोडिटी नहीं परचेज करेगा। और यहाँ सिंपली 6p है ना, तो इसकी जगह कितना आना चाहिए 180, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब अगर 30 रुपीज़ में वो मार्केट में बिके तो सिंपली जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी 0 आएगी। तो 30 रुपीज़ पे कोई भी परचेज करने को रेडी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी ₹30। नेक्स्ट, all but one can be referred as variations in demand. Which one is not variation in demand? Movement along the same demand curve, shifting of demand curve, changes in quantity demanded, expansion and contraction of demand. अब यहाँ देखो movement along the same demand curve की बात करें, उसी को हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं, और उसी में हम लोग चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड भी लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की ना, तो वहाँ पे हम लोग डिमांड को कंसिडर करते हैं, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड को। क्लियर? तो ऑड वन आउट कौन सा है? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व मतलब ये तब होगा जब हमारी प्राइस कॉन्स्टेंट हो, आइदर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड। तो सिंपली यहाँ ऑड वन आउट बताना था, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, द डिमांड कर्व, अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मूवमेंट हमेशा सेम डिमांड कर्व पे होता है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मीन्स, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तब फिर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी हम अलोंग द सेम डिमांड का बात करते हैं ना, तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है, ना कि डिमांड की। नेक्स्ट, चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस इज नोन एज, अगर अदर देन प्राइस है तब तो चाहे वो इंक्रीज होगा चाहे वो डिक्रीज होगा। दूसरा, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, चेंजेस इन डिमांड होगा। एंड तीसरा, हमेशा शिफ्ट होगा, आइदर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ऑप्शन देखो लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सिंपली जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइटवर्ड, तो करेक्ट आंसर होगा बी, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अब यहाँ देखो शिफ्टिंग बोला है, शिफ्टिंग मतलब सिंपली इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और ये तब होता है जब प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट होती है और बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं। ऑप्शन दिया इंक्रीज इन टैक्स ऑन शूज़, मतलब शूज़ पे जो टैक्स है अगर वो इंक्रीज होगा तो नो डाउट शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व की। ग्रोथ इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी अदर फैक्टर्स है। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस, ये भी अदर फैक्टर है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, शिफ्ट इन डिमांड डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू, अगर शिफ्ट की बात करें तो ये अगर प्राइस की बात करें, प्रोडक्ट के प्राइस की, जैसे अगर डिमांड की बात करें एक्स तो प्राइस भी किसकी होगी, एक्स की। तो अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो कभी भी शिफ्ट इन डिमांड कब नहीं होगा, बल्कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कब होगा। अब देखो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये अदर फैक्टर्स है। एडवर्टीजमेंट भी अदर फैक्टर्स है, ट्रेड कंडीशंस भी अदर फैक्टर्स हैं। इन तीनों में चेंज होने पे शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। बट अगर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करें तो इस केस में कभी भी शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं होगा, बल्कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय, मतलब बाकी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है बट डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा। ऑप्शन दिया राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, येस। अराइज इन द इनकम ऑफ द कमोडिटी, अगर इनकम हमारी बढ़ती तो उस केस में जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो भी बढ़ जाती, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब देखो क्योंकि यहाँ बोला है बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, और इनकम क्योंकि अदर फैक्टर है, तो ऑप्शन बी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब चाहे ऑप्शन ए होगा चाहे सी होगा, अब क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो नो डाउट प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, a rational consumer is a person who behaves judicially all the time, is not influenced by the advertisement, knows the prices of goods in different markets and buy the cheapest, has perfect knowledge of the market। अगर rational consumer की बात करें तो क्योंकि ये
प्रॉपरली बिहेव करते हैं, इनको प्रॉपर मार्केट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के प्राइस की नॉलेज होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, बिहेव्स जुडिशली ऑल द टाइम। नेक्स्ट, अ नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। अब नॉर्मल डिमांड कर्व की बात करें तो नो डाउट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। करेक्ट आंसर होगा बी, हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। Next, if the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of a substitute goods, ceteris paribus, the curve is expected to be ceteris। अब ceteris paribus का मतलब यहाँ क्या है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बोल रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से प्रोडक्ट एक्स की डिमांड की बात हो रही है, तो एक्स की जो प्राइस है वो क्या है, वो चेंज नहीं होगी। एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो रहा है, मतलब अगर डिमांड एक्स की ले रहे हैं तो प्राइस किसकी ले रहे हैं, वाई की। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में किस तरह का रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, लिखा है कि कर्व कैसा बनेगा, वर्टिकल नेगेटिवली स्लोप्ड, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिवली स्लोप्ड। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात हो रही है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। दैट इज जब भी ग्राफ बनेगा तो वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। नेक्स्ट, who explained the abnormal shape of demand curve for diamonds through the doctrine of conspicuous consumption। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि इसको जाना ही जाता है वेबलिन इफेक्ट के नाम से। नेक्स्ट, conspicuous goods are also known as prestige goods, snob goods, वेबलिन गुड्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन। अब यहाँ कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या हम ले सकते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम, या हम ले सकते हैं परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स, दैट इज जिसको हम लोग क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। तो ऑप्शन में देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दिया है, दैट इज क्रॉस गुड्स की बात कर रहा है, दैट इज क्रॉस डिमांड की बात कर रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। तो इन्हीं तीनों में चेंज से हमने रिलेशन बताया भी था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर एक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो इस पर भी हमने एक अलग से क्लास अपलोड की हुई है, जब हमने ग्राफ, फॉर्मूला एंड डिटेल सब कुछ डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश वॉज अ इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से, तो करेक्ट आंसर होगा ए, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेन एवर रिफर्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑलवेज मीन्स। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ईडी की बात करते हैं तो जनरली हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं, प्राइस के। क्लियर। अगर हम बात करें क्रॉस डिमांड की, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इनकम, इसके रेफरेंस में तो तभी बात होती है जब क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या एनालिसिस करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे प्रोडक्ट के तो डिमांड में कितना चेंज होगा। Direction of change in response to change in price of the commodity, no. Degree of change in response to change in price of the commodity, correct answer होगा B. Next, when there is no change in quantity demanded in response to any change in price, it is a situation of, मतलब प्राइस में तो हम चेंज कर रहे हैं पर जो हमारी क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपली ई डी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, और हम कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। करेक्ट आंसर होगा सी, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इन सब कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, और अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं कवर किए तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इनफैक्ट हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, जैसा हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था। वो प्लेलिस्ट आप रन करके ज़रूर से देख लेना, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, अभी ऊपर बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला हमने बताया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज चेंज डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना डिमांड में चेंज हो रहा है, लेट्स से इसमें 10% चेंज हो रहा है
एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15% है। तो सिंपली प्राइस में 15% चेंज हो रहा है पर डिमांड में कम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी इज़ लेस देन 1 और हम कह सकते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर होगा सी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक तब होता जब ई डी इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता, दैट इज प्राइस कांस्टेंट होती एंड उसी पे हमारी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करती। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ई डी इज इक्वल टू 0 एंड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई डी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड में 15% चेंज होगा। नेक्स्ट, when percentage change in demand is equal to percentage change in price, demand is ED is equal to 1 होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ऑप्शन देखो, नेगेटिव इन्वर्स, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी गलत है, पॉजिटिव इन्वर्स। करेक्ट आंसर होगा ए कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन इन्वर्स होता है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम, ये इन्फिनिटी टू 0 जाता है और हम कह सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in the price, then अभी हमने ऊपर बताया भी था, कह रहा है कि जो हमारी डिमांड है वो क्या है, इन्फिनाइट है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ये है, इस प्राइस पे हमारी डिमांड क्या है, इन्फिनाइट। तो यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा एंड डिमांड बिकम 0 विथ अ स्लाइट राइज इन द प्राइस। हमें पता है कि यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। डिमांड बाय कमोडिटीज परफेक्टली इलास्टिक, येस, इसको भी ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहते हैं। ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हमने दिखाया इस तरीके से डिमांड कर्व बनेगा। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली प्राइस के, तो ई डी इज ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, ये तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ ई डी इज ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ई डी इज ग्रेटर देन 1 एंड डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ई डी इज लेस देन 1 एंड डिमांड कर्व इज स्टीपर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ई डी इज ग्रेटर देन 1 है और हमेशा कर्व कैसे बनता है, फ्लैटर। फ्लैटर में हमने बताया कि अगर हमारी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा चेंज होगी। क्लियर? यहाँ पे तो यही हो रहा है ना कि अगर प्राइस में 10% चेंज है तो डिमांड 15% से चेंज होगी। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा भी बनाया था ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट इज ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, विच कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई डी इज इक्वल टू 1 को हम हमेशा क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता है डिमांड कर्व का, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई डी इज इक्वल टू 1 कि अगर प्राइस 10% से चेंज होगा तो डिमांड भी 10% से चेंज होगी। करेक्ट आंसर होगा सी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ई डी इज इक्वल टू 0 होगा। अब इन सब कॉन्सेप्ट पे हम इसलिए डिस्कशन नहीं करें क्योंकि सब पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है। Next, as the demand curve becomes flatter and flatter, the elasticity of demand becomes higher, lower, equal to infinity, equal to 0. अब फ्लैटर का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो जो हमारा डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होगा। क्लियर? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हायर, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, ई डी इज ग्रेटर देन 1 को। नेक्स्ट, when the demand for a commodity does not change with the increase in its price from rupees 2 to 5, then elasticity of demand is, let's say ये हमारे डिमांड कर्व है 2 रुपीज़ पे, जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5 हो रहा है, तब भी हमारा डिमांड कर्व कांस्टेंट है।
तो हम किसकी बात करें, ईडी इज इक्वल टू 0 की। एग्जाम्पल ले लो सॉल्ट की, बटन का, कि चाहे प्राइस 2 हो चाहे प्राइस 5 हो, आप जितना पैकेट परचेज करते हो आप उतना ही परचेज करोगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज इक्वल टू, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हमेशा पैरेलल बनता है एक्स एक्सिस के, दैट इज ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 की ही बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट, टू से दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक मीन्स, अगर इलास्टिक है, देखो परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोला है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज होगा तो डिमांड में हमेशा प्राइस से ज़्यादा चेंज होगा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन दैट द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस, कि अगर क्वांटिटी में 15% चेंज हो रहा है तो प्राइस में सिर्फ 10% चेंज होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू 0, कि अगर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। अब ऑप्शन देखते हैं, राइज इन प्राइस कॉजेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, अ फॉल इन प्राइस causes rise in sellers total receipts, the commodity in question is very perishable, change in price does not change quantity demanded, correct answer होगा D। नेक्स्ट, when the demand curve is vertical straight line, vertical straight line इस तरीके से बनेगा, तो ये हो गया ED इज इक्वल टू 0 और हम कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, तो करेक्ट आंसर होगा बी परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट, फॉर गुड्स विथ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इज इक्वल टू 0, और हम इससे भी ज़्यादा इसको स्पेसिफिक कह सकते हैं कि जो चेंज इन डिमांड है वो क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि ईडी इज इक्वल टू 0 मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पे या डिक्रीज होने पे हमारी डिमांड कांस्टेंट होती है, तो डिमांड में क्या कोई चेंज हो रहा है, नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 0। फॉर गुड्स विथ लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इज लेस देन 1, और हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस में 15% चेंज होगा तो डिमांड में सिर्फ 10% ही चेंज होगा, मतलब जितना डिमांड में चेंज हो रहा है वो हमेशा कम होगा किससे, चेंज इन प्राइस से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट, इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक द डिमांड कर्व विल बी, जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा है, लेस इलास्टिक, तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा बट वो स्टीपर होगा ना कि फ्लैटर, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब स्टीपर और फ्लैटर में ऊपर हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि स्टीपर मतलब सिंपली क्या होता है, जहाँ प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है उसमें स्मॉल चेंज आएगा, और ऐसा ही होता है ईडी इज लेस देन 1 में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब लेस इलास्टिक की अगर हम बात करें तो सिंपली हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है स्टीपर, क्लियर। और फ्लैटर की बात करें तो फ्लैटर ये बनेगा हमारा डिमांड कर्व फ्लैटर, ये होता है ईडी इज लेस देन 1 में और ये होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1 में, होगा दोनों ही केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला, वर्टिकल लाइन, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट आंसर होगा ए, इक्विलेटरल हाइपरबोला, चाहे रेक्टेंगुलर बोले चाहे इक्विलेटरल बोले। नेक्स्ट, द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो इज, मतलब ईडी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, मतलब अगर प्राइस में 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड सिर्फ 5% से चेंज होगी। वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ दैट गुड, अगर मान लो एक ही पर्टिकुलर गुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता तो प्राइस में 10% फॉल होने से डिमांड 15% से इंक्रीज होती। इट्स लो प्राइस क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट गुड, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते तो भी उस केस में क्या होता कि प्राइस 10% से घटती तो डिमांड 15% से इंक्रीज होती। एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट, अगर इनकम ज़्यादा स्पेंड होती तो नो डाउट तब भी उस केस में डिमांड ज़्यादा चेंज होती, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इट्स लो प्राइस, अगर प्राइस कम है तो उस केस में उसकी डिमांड भी कमी होगी, तो ईडी क्या होगा, लेस देन 1, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट गुड्स, अगर 0 है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 0, तो फिर गुड्स कैसा हुआ, अनरिलेटेड, क्लियर। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होता है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट,
द डिमांड फॉर कॉमन सॉल्ट हैज़ लो प्राइस इलास्टिसिटी बिकॉज अगर सॉल्ट की बात करें तो ये बेसिकली नेसेसिटी है, ये ज़रूरत वाला आइटम है, ऐसा नहीं कि इसकी प्राइस घटेगी तो हम ज़्यादा कंजम्पशन शुरू करेंगे. इट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इट इज़ नेसेसिटी, इट कंस्टिट्यूट्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, the devaluation of currency would increase export earnings only when demand for the nation's exports in foreign market is. अब देखो कह रहा है कि अगर करेंसी की वैल्यू घटी, मतलब पहले $1 हमें मिलता था 60 रुपये में और अब $1 मिलता है लेट से 70 रुपये में, इसी को हम डीवैल्यूएशन कहते हैं. डीवैल्यूएशन मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू घट गई. वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग्स ओनली व्हेन द डिमांड फॉर द नेशंस एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट इज इलास्टिक. कि प्राइस के 10% चेंज होने से डिमांड 15% चेंज हो जाए, तभी तो पॉसिबल है. तो करेक्ट आंसर होगा ए, इलास्टिक. नेक्स्ट, द डिमांड फॉर शुगर एंड टी इज यूजली, क्योंकि टी एंड शुगर की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है. तो अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा. बट जो भी चेंजेस होते हैं ना वो इन इलास्टिक होते हैं. इन इलास्टिक मतलब कि सिंपली अगर प्राइस 10% से चेंज होगी तो डिमांड सिर्फ 5% से ही चेंज होगी. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, इन इलास्टिक. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स मेक द डिमांड मोर इलास्टिक. इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी. यूनिटरी से अगर ज़्यादा है तो लग्जरी के लिए होगा और अगर यूनिटरी से कम है तो नेसेसरीज के लिए होगा. आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जिबिट ऑफ डिमांड. अगेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने बताया कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, या हम कह सकते हैं इन इलास्टिक होता है उसका डिमांड कर्व, और लो डिमांड एग्जिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में चलते हैं और अगर एक की प्राइस डिक्रीज होती है तो नो डाउट दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता. तो करेक्ट आंसर होगा ए, लो. अच्छा, एक टॉपिक अभी हमें अपलोड करना है जहां हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को डाउट होता है डिमांड के चैप्टर में कि कब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है, कब लेस देन 1 होता है, कब परफेक्टली इलास्टिक होता है, कब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है एंड सो ऑन. उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिसकी क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. अब ये जो नेक्स्ट 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो. हर एक एग्जाम जो कॉमर्स बेस्ड है उनके लिए डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम अगेन और 70 MCQs डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हम समझा पाए होंगे. स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.